नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज, बहराइच, उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा विषय है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं। यानी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण। दोस्तों, भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों और समाजों के बीच भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों और समाजों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों में वृद्धि होती है। यानी भूमंडलीकरण एक ऐसी या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के अनेक देश और समाज के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों में वृद्धि होती है या मधुरता आती है वैश्वीकरण के माध्यम से। यह प्रक्रिया विश्व को एक इकाई में बदलती है। यह प्रक्रिया संसार को या विश्व को एक इकाई के रूप में बदलती है, जहां देशों की सीमाएं कम होती हैं और विश्व स्तर पर सहयोग और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। यानी भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के अनेक देशों और समाज के बीच में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि होती है। ये प्रक्रिया विश्व को एक इकाई में संगठित करती है, जहां देशों की सीमाएं कम होती हैं और विश्व स्तर पर सहयोग और प्रतिस्पर्धा बढ़ता है। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो सहयोग और प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बढ़ता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण या अथवा भूमंडलीकरण वो प्रक्रिया है, वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक ओर व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है तो दूसरी ओर एक तरफ वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक ओर व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है तो दूसरी तरफ सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं का विश्वव्यापी फैलाव होता है। यानी दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक ओर व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है तो
तो दूसरी ओर सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं का विश्वव्यापी फैलाव होता है। यद्यपि यह प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। यद्यपि यह प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। जब लंबी स्थलीय एवं जलीय यात्राएं की जाती थी। अगर देखा जाए तो ये प्रक्रिया जो है प्राचीन काल से चली आ रही है। जब स्थलीय एवं जलीय लंबी यात्राएं की जाती थी, तब उसका उद्देश्य नवीन क्षेत्रों का खोज करना, यानी उस समय उद्देश्य क्या था कि नवीन क्षेत्रों का खोज करना, संसाधनों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, नवीन क्षेत्रों के बारे में खोज करना, संसाधनों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और संस्कृत का फैलाव रहा है। यानी प्राचीन काल में जब मानव लंबी स्थलीय और जलीय अनेक प्रकार की यात्राएं करता था, तो उस समय भी उसका उद्देश्य भी यही था कि नवीन नए क्षेत्रों का खोज करना, संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अपनी संस्कृति का फैलाव करना। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं का आदान प्रदान प्राचीन काल से होता रहा है। यानी विश्व में उत्पादित वस्तुओं का आदान प्रदान अगर देखा जाए तो यह प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। यद्यपि उसका विस्तार था वो बहुत सीमित था। उस समय उसका जो विस्तार था वो बहुत ही सीमित था, जो परिवहन के साधनों के साथ विस्तृत होता चला गया। जैसे जैसे परिवहन के साधनों का विकास होता गया, वैसे वैसे इसका विस्तार होता चला गया। अर्थात देखा जाए तो एक स्थान पर उद्भिद धर्म विभिन्न देशों में उनका विस्तार होता चला गया, चाहे वो अनेक प्रकार के धर्म रहे हों। औपनिवेशिक काल से अगर देखा जाए, औपनिवेशिक काल से ब्रिटेन, डच, फ्रेंच, पुर्तगाल आदि ने विश्व के अनेक भागों में अपना साम्राज्य स्थापित करके न केवल अपने संसाधनों का शोषण किया, न केवल वहाँ के संसाधनों का शोषण किया, बल्कि अपनी संस्कृति को भी आरोपित किया। यानी उन स्थानों पर न कि संसाधनों का शोषण किया, बल्कि अपने यहाँ उन संसाधनों का शोषण किया, साथ ही साथ अपनी संस्कृति को भी आरोपित किया तथा अपने यहाँ की वस्तुओं को वहाँ पहुँचाया। यह प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति के पश्चात अधिक तीव्र गति से हुई। देखा जाए तो यह प्रक्रिया जो है औद्योगिक क्रांति के पश्चात बहुत ही तीव्र गति से हुई, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादित माल के लिए बाजार, अधिक उत्पादित वस्तुओं के तैयार माल के लिए हमें बाजार की आवश्यकता थी और इस कार्य में सहयोग दिया परिवहन और संचार क्रांति ने। जब हम अधिक माल को उत्पादित करते थे तो उसके लिए हमें बाजार की आवश्यकता थी और ये बाजार की उपलब्धता में सहायता प्रदान किया संचार और परिवहन क्रांति ने। जैसे जैसे तेज चलने वाले परिवहन के साधनों का विकास होता गया, दुनिया छोटी होती चली गई। जैसे जैसे परिवहन के तेज चलने वाले साधनों का विकास होता गया, दुनिया
छोटी होती चली गई और आज विश्व जो है एक गांव, वैश्विक गांव अगर देखा जाए तो आज विश्व एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज बन गया है, जिसका मूल कारण है संचार और परिवहन के साधनों का तीव्र गति से विस्तार होना, तीव्र गति से चलने वाले परिवहन के साधनों का विस्तार होना। इसलिए आज दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज के रूप में विकसित हो गई है, एक वैश्विक गांव के रूप में विकसित हो गई है। अतः वैश्वीकरण का वर्तमान स्वरूप उभर कर आया है, जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिला है, जिससे जो है वैश्वीकरण का स्वरूप उभर कर सामने आया है और विश्व अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिला है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन आर्थिक जगत में प्रस्फुटित हुआ है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण आर्थिक जगत में प्रस्फुटित हुआ है और वहीं पल्लवित हो रहा है। आर्थिक जगत में प्रस्फुटित हुआ और वहीं जो है पल्लवित हो रहा है और उसका प्रतिफल अगर देखा जाए तो विश्व व्यापार के परिवर्तित स्वरूप में देखा जा सकता है। यानी मूल रूप से वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन आर्थिक जगत में प्रस्फुटित हुआ है, साथ ही साथ वहीं पल्लवित हो रहा है, जिसका प्रतिफल अगर देखा जाए तो विश्व व्यापार के रूप में परिवर्तित स्वरूप में उसको देखा जा सकता है। आज बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था का विकास, जिसे हम एलपीजी की संज्ञा देते हैं, वर्तमान समय में बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था का विकास, जिसे एलपीजी अर्थात लाइबरेलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटेशन, निजीकरण तथा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की नीति कहा जाता है। ये शब्द एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। अगर देखा जाए तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये शब्द जो है एक दूसरे से पूरक के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं और सबका उद्देश्य, यानी सारे शब्दों, चाहे वो उदारीकरण हो, निजीकरण हो या वैश्वीकरण हो, सबका उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्पादों का प्रचलन और लाभ है। यानी सभी का उद्देश्य संसार के देशों में अपने उत्पादित वस्तुओं का प्रचलन और लाभ है। किंतु वैश्वीकरण के साथ साथ अंतर्निहित भावना एक दूसरे की पूरकता की भी है, जो मांग और पूर्ति के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। यानी पूरकता जो है मांग और पूर्ति के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा
वैश्वीकरण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। इस प्रतिस्पर्धा के वाहक विभिन्न देशों के बाजार, इस प्रतिस्पर्धा के वाहक जो हैं विभिन्न देशों के बाजार हैं, जो मुक्त होकर विभिन्न उत्पादनों के आवागमन और वितरण को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। संसार के देशों से सीमाओं से मुक्त होकर अपने उत्पादनों के आवागमन और वितरण को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इस व्यापारिक स्वतंत्रता का आधार न्यूनतम लागत से, इस व्यापारिक स्वतंत्रता का आधार न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन और अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। यह कार्य औपनिवेशिक काल से ही होता आ रहा है। इससे पूर्व भी अन्य रूपों में ये प्रचलित रहा है। अंतिम दशक के यद्यपि देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से ही इसकी जड़ें 18वीं शताब्दी के अर्थशास्त्री 18वीं शताब्दी के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन, राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि और इसके पश्चात आर्थिक विकास के वाणिज्यिक मॉडल में निहित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और निजीकरण का आधारित वैश्वीकरण को सोवियत संघ ने 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में घटित ग्लासनोस्त और पेरिस्ट्रोइका की नीतियों के तहत जब सोवियत संघ का विघटन और 15 नए स्वतंत्र देशों के रूप में उदय हुआ तो साम्यवाद को करारा झटका लगा और उदारीकरण, बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को बल दिया गया, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। वैश्वीकरण की संकल्पना, अगर वैश्वीकरण की संकल्पना को देखा जाए तो वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कोई भी सक्षम देश, वैश्वीकरण की संकल्पना में देखा जाए अगर तो वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है या भूमंडलीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कोई भी सक्षम देश, उस देश के वित्तीय संस्थान दूसरे देशों से प्रतिबंध मुक्त रहकर पूंजी निवेश, उत्पादन, व्यापार आदि कर सकते हैं। यानी वैश्वीकरण की संकल्पना या भूमंडलीकरण की संकल्पना या ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना को अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कोई भी देश, कोई भी सक्षम देश, उस देश के वित्तीय संस्थान दूसरे देशों से प्रतिबंध मुक्त हो रहकर पूंजी निवेश, उत्पादन, व्यापार आदि कर सकते हैं।
यह माना जाता है कि इन आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक विचारधाराओं का प्रवाह भी होगा। जब दूसरे देश की कंपनियां या दूसरे देश के लोग आके उद्योगों को या कारखानों को स्थापित करेंगे या लगाएंगे, तो अपने साथ अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होगा। किंतु यह कितना प्रभावी होगा, यह विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर है। उनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार कितना प्रभावी होगा, यह परिस्थितियों पर निर्भर है। यह निश्चित है कि जब उन्मुक्त प्रवाह वस्तुओं और विचारों का, यह निश्चित है कि जब उन्मुक्त प्रवाह वस्तुओं, सेवाओं और विचारों का होगा, तो उसका प्रभाव विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर अवश्य पड़ेगा। काफमैन और यंग महोदय ने 1996 के अनुसार अपने विचार जो दिए थे, काफमैन और यंग महोदय ने 1996 में वैश्वीकरण के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। क्या था कि वैश्वीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार, वैश्वीकरण राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेनदेन, सीमाओं के आर पार आर्थिक लेनदेन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। यानी काफमैन और यंग महोदय ने 1996 में वैश्वीकरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि वैश्वीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेनदेन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। विश्व के देश एक दूसरे से आर्थिक समझौता कर, संसार के देश एक दूसरे से आर्थिक समझौता कर वैश्विक स्तर पर व्यापार करते हैं। वो वैश्विक स्तर पर व्यापार करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से विश्व स्तर पर एक प्रक्रिया निर्धारित होती है और जो आवश्यकता अनुसार विश्व स्तर पर एक प्रक्रिया का निर्धारण हो जाता है, जो आवश्यकता अनुसार संसाधनों का हस्तांतरण होता है। आवश्यकता अनुसार संसाधनों का इससे हस्तांतरण होता है। यह प्रक्रिया मात्र संसाधनों के आदान प्रदान तक ही सीमित न होकर, यह प्रक्रिया संसाधनों के आदान प्रदान तक ही न होकर ज्ञान एवं विज्ञान का हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी प्रभावी होता है। हम अपनी वस्तुओं के साथ अपनी विचारधाराओं को लाकर उन क्षेत्रों में प्रचारित करते हैं जिन क्षेत्रों में हम अपने उद्योग कारखाने को स्थापित करते हैं या वस्तुओं को उत्पादित करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से अगर देखा जाए तो विश्व के विभिन्न देशों के मध्य, इस प्रक्रिया के माध्यम से अगर देखा जाए तो विश्व के विभिन्न देशों के मध्य विशेषकर विकसित एवं विकासशील, विशेष रूप से विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र देशों के व्यापार के प्रतिबंध नगण्य या नहीं होते हैं। यानी जो प्रतिबंध लगे होते हैं विकसित और विकासशील देशों के मध्य,
वो व्यापार के प्रतिबंध नहीं होते हैं। इसका जहाँ एक और लाभ होता है तो कतिपय प्रतिकूल प्रभाव, जहाँ एक तरफ इससे लाभ होता है तो वहाँ प्रतिकूल प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक हो जाता है। जहाँ एक तरफ लाभ पड़ता है तो उसका स्वरूप पड़ना, प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। वैश्वीकरण का अगर भौगोलिक पक्ष देखा जाए, वैश्वीकरण का भौगोलिक पक्ष, वैश्वीकरण की अवधारणा का आधार भौगोलिक है। यानी वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का भौगोलिक पक्ष अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण की अवधारणा का आधार भौगोलिक है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से पृथ्वी एक इकाई, भौगोलिक दृष्टिकोण से पृथ्वी जो है एक इकाई है और इसके संसाधनों का उपयोग समस्त पृथ्वीवासियों को करने का अधिकार है। यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पृथ्वी एक इकाई है और इसके संसाधनों का उपयोग समस्त मानवों को है। किंतु यह मात्र दार्शनिक तथ्य है, किंतु अगर देखा जाए कि सभी मानव के लिए सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं या सभी देशों के लिए सभी संसाधनों की उपलब्धता है, तो ऐसा दार्शनिक तथ्य है। क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर मानव ने राजनीतिक सीमाएं बनाकर अपना अधिकार क्षेत्र सीमांकित कर लिया है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर मानव ने राजनीतिक सीमाएं बनाकर अपना अधिकार क्षेत्र सीमांकित कर लिया है और प्रत्येक देश अपने अपने संसाधनों का, प्रत्येक राष्ट्र अपने अपने संसाधनों का क्षमता एवं आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है। ये प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने यहाँ के संसाधनों का अपने क्षमता एवं आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है। संसाधन से तात्पर्य होता है जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, या दूसरे से भौगोलिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे साधन, स्रोत या सहारे जिनसे मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उन्हें हम रिसोर्स या संसाधन कहते हैं। वैसे कोई वस्तु या पदार्थ संसाधन की श्रेणी में तब आता है जब वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, जब वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक बनता है। यानी जब हम किसी तत्व से या पदार्थ से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है तो उसे संसाधन कहा जाता है। कुछ देश अधिक साधन संपन्न हैं, यानी कुछ देशों को अगर देखा जाए तो वो अधिक साधन संपन्न है, कुछ कम है और कुछ साधन विहीन है। कुछ देश को अगर देखा जाए तो उनके यहाँ संसाधनों की प्रचुरता है, कुछ देशों में कम संसाधन है और कुछ राष्ट्रों को अगर देखा जाए तो वो संसाधन विहीन है। अतः एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, अतः एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु विश्व के देशों में अपनी सामंजस्य, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विश्व के देशों में अपना सामंजस्य
होना आवश्यक है, अपना सामंजस्य होना आवश्यक है। यही वास्तव में वैश्वीकरण का प्रारंभ हो जाता है। यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहाँ पर अपनी आवश्यकताओं पूर्ति हो, सामंजस्य होना आवश्यक हो जाता है, वहीं से वैश्वीकरण का प्रारंभ हो जाता है। भूगोल के विषय के अंतर्गत, भूगोल विषय के अंतर्गत क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल विषय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनका कारण और प्रभाव का विश्लेषण भी किया जाता है। यानी भूगोल विषय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय विभिन्नताओं, विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनके कारण और उनके प्रभाव का विश्लेषण भी किया जाता है। विश्व में भौगोलिक विविधताओं के कारण, विश्व में भौगोलिक विविधताओं के कारण स्थिति, भू आकारिक स्वरूप, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और जलराशियाँ, यानी विश्व के भौगोलिक विविधताओं का जो कारण है वो स्थिति, भू आकृतिक स्वरूप, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और जल राशियों के कारण है। इनके प्रभाव से ही कृषि, मृदा, पशुपालन, खनिज खनन, उद्योग, परिवहन और विपणन में क्षेत्रीय विभिन्नता का जन्म होता है। यानी कृषि, पशुपालन, खनिज खनन, परिवहन और विपणन पर क्षेत्रीय विभिन्नता का जन्म होता है। जनसंख्या वितरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं को जन्म देती हैं। जनसंख्या वितरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं को जन्म देती हैं। विश्व के भौगोलिक परिदृश्य में, विश्व के भौगोलिक परिदृश्य में प्रादेशिक भिन्नता बृहद, प्रादेशिक भिन्नता बृहद, मध्यम यो सूक्ष्म क्षेत्रों में मिलती है। इस विविधता में एकरूपता, इस विविधता में एकरूपता, आपसी सामंजस्य एवं समन्वय, विविधता में एकरूपता, आपसी सामंजस्य एवं समन्वय से लाई जा सकती है, जो मानव विकास के साथ साथ अधिक होती गई, जो मानव विकास के साथ साथ अधिक होती गई। प्राकृतिक अवरोधों को तकनीकों द्वारा कम कर दिया गया है। परिवहन एवं संचार क्रांति, परिवहन और संचार क्रांति ने विश्व को एक छोटा स्वरूप दे दिया। अतः वैश्वीकरण का मूल कारण भौगोलिक है। अतः वैश्वीकरण का मूल कारण जो है वो भौगोलिक है, जो आर्थिक पूरकता के लिए, जो आर्थिक
पूरकता के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार कर, आर्थिक पूरकता के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार कर आवश्यकता को पूर्ण करता है तथा विकास को नवीन आयाम देता है। भौगोलिक विचारधाराओं के कारण आज विश्व के कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक विविधताओं के कारण आज विश्व के कुछ क्षेत्रों में चावल, गन्ना, कपास, चाय, कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं, तो अन्य गेहूं, सोयाबीन, मक्का, चुकंदर तथा कहीं कहीं रबर का उत्पादन भी किया जाता है। कुछ क्षेत्र तो कृषि विहीन भी हैं। कुछ क्षेत्रों को देखा जाए तो वो कृषि विहीन हैं। इसी प्रकार खनिजों के वितरण में भी असमानता पाई जाती है। इसी प्रकार खनिजों का जो वितरण है उसमें भी असमानता पाई जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश, अंटार्कटिका, उच्च पर्वतीय प्रदेश आज भी अनुत्पादक तथा जनसंख्या रहित है। पर्वतीय प्रदेश जनसंख्या रहित है। विकसित क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हो या परिवहन की समस्या, यानी विकसित क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हो या परिवहन की समस्या, इनके विपणन केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की उपलब्धता, इनके विपणन केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की उपलब्धता ही विविधता को दर्शाता है। इसी विविधता से क्षेत्रीय समन्वय का जन्म हुआ है, जो अंत में वैश्वीकरण के रूप में सामने आ रहा है, जहां विश्व के देश एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं, ये आवश्यक है क्योंकि विश्व की भौगोलिक दशाओं के कारण विविधता रहेगी। ये आवश्यक है क्योंकि भौगोलिक दशाओं के कारण विविधता रहेगी और विविधता का पूरक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, और विविधता का पूरक जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ये जितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये जितना सहज एवं सरल होगा, पूरकता अधिक होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना सहज और सरल होगा, पूरकता उतनी अधिक होगी। फिशर महोदय ने अपने विचार व्यक्त किए इसमें कि भूगोल चूंकि क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न, फिशर महोदय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भूगोल चूंकि क्षेत्रीय आधार पर अनेक सामाजिक आर्थिक संगठनों के विकास प्रतिरूप का अध्ययन करता है। भूगोल
चूंकि क्षेत्रीय आधार पर अनेक सामाजिक आर्थिक संगठनों के विकास प्रतिरूप का अध्ययन करता है, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से प्रभावी नीतियों द्वारा के द्वारा विभिन्न सामाजिक आर्थिक संगठन अनेक सामाजिक आर्थिक संगठन कैसे प्रभावित होते हैं और समुचित रूप से देश विशेष के विकास पर इनका क्या प्रभाव रहता है, देश विशेष पर विकास पर इनका क्या प्रभाव रहता है, इसका भी अध्ययन भूगोल करता है। यह फिशर महोदय ने अपनी परिभाषा में बताया था। भौगोलिक अध्ययन में पदानुक्रम का अध्ययन प्रमुख है। यानी भौगोलिक अध्ययन में अगर देखा जाए तो पदानुक्रम का अध्ययन जो है बहुत प्रमुख है। इसमें आर्थिक विकास के आधार पर क्षेत्रीय पदानुक्रम तथा विभिन्न देशों को श्रेणीबद्ध करना होता है, इसके द्वारा विकसित और मध्यम विकसित एवं कम विकसित का निर्धारण होने के पश्चात, यानी पदानुक्रम के माध्यम से विकसित, मध्यम विकसित और कम विकसित का निर्धारण होने के पश्चात उन्हें विकास की नई दिशा हेतु संसाधन प्रवाह तथा पूंजी प्रवाह आवश्यक है। ये पदानुक्रम के माध्यम से बताया गया कि संसाधन प्रवाह तथा पूंजी प्रवाह आवश्यक है, अन्यथा वे अपने स्तर से उठ नहीं सकेंगे। यानी मध्यम विकसित और अल्प विकसित या कम विकसित राष्ट्रों का आर्थिक संसाधन विकास या संसाधन प्रवाह करके उनको विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का कार्य पदानुक्रम के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में कमजोर देशों या कमजोर क्षेत्रों या कमजोर देशों को मूल्य चुकाना होता है, जो तेज विकास के लिए आवश्यक है। भूगोल की विविध शाखाओं में परिवहन भूगोल, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, भूगोल के अनेक शाखाओं में परिवहन भूगोल, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी एवं विपणन भूगोल, मार्केटिंग ज्योग्राफी के माध्यम से वैश्वीकरण को न केवल समझा जा सकता है, यानी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी और मार्केटिंग ज्योग्राफी के माध्यम से न केवल वैश्वीकरण को समझा जा सकता है, बल्कि उसको यथार्थ रूप में लागू किया जा सकता है। न उसे
समझा जा सकता है बल्कि उसे यथार्थ रूप में लागू किया जा सकता है। वो है परिवहन भूगोल और विपणन भूगोल के माध्यम से। वर्तमान समय में विश्व व्यापार व्यवस्था का जो विकास हो रहा है, वर्तमान समय में विश्व व्यापार व्यवस्था का जो विकास हो रहा है, उसे भौगोलिक परिक्षेत्र में देखने और समझने की आवश्यकता है। जो विकास हो रहा है उसको भौगोलिक परिक्षेत्र में देखने और समझने की आवश्यकता है, जिससे इसके संबंध में प्रचलित अनेक भ्रांतियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। वर्तमान में आर्थिक संसाधनों के संदर्भ में विश्व के देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। आर्थिक संसाधनों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विश्व के जो राष्ट्र हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों के आर्थिक क्रियाकलापों के संचालन हेतु, यानी इस स्थिति में आर्थिक क्रियाओं के संचालन हेतु उत्पादन से लेकर विपणन और उपभोक्ता के जितने भी कार्य संपादित होते हैं उनका भौगोलिक अध्ययन आवश्यक हो जाता है। यानी जितने भी कार्य इस तरह विपणन और जितने भी कार्य संपादित होते हैं उनका भौगोलिक अध्ययन जो है वो आवश्यक होता है। भौगोलिक अध्ययन के द्वारा ही, क्योंकि भौगोलिक अध्ययन के द्वारा ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जा सकता है, क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण किया जा सकता है। अतः वैश्वीकरण का भौगोलिक अध्ययन कर सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी कारकों को जाना जा सकता है। अतः वैश्वीकरण का भौगोलिक अध्ययन कर सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी कारकों को जाना जा सकता है तथा उन कारकों के योगदान के आधार पर भावी नियोजन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। वैश्वीकरण से लाभ या उसके सकारात्मक पक्ष अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण से क्या लाभ हैं या उसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं, उसमें वैश्वीकरण जो है वर्तमान समय की आवश्यकता माना जा रहा है। यानी वैश्वीकरण के अगर सकारात्मक पक्षों को देखा जाए तो वैश्वीकरण वर्तमान समय की आवश्यकता माना जा रहा है। इसी कारण विश्व के देश इसे अपनाते जा रहे हैं। इसी कारण विश्व के देश जो है वैश्वीकरण को लगातार अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि इस वैश्वीकरण से अनेक लाभकारी पक्ष हैं। जो हम कह सकते हैं कि वो लाभकारी पक्ष इस प्रकार से हैं, जैसे विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि। वैश्वीकरण के माध्यम से विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि होती है। प्रत्यक्ष पूंजी निवेश से विकासशील अर्थव्यवस्था को अनेक लाभ होते हैं, जैसे घरेलू निवेश को बढ़ावा, रोजगार में वृद्धि, तकनीकी सुधार। ये लाभ तभी संभव हैं जब उससे देश का उत्पादन बढ़े और निर्यात में वृद्धि हो। यानी इससे क्या है
कि वैश्वीकरण के सकारात्मक पक्ष से या लाभ से, वैश्वीकरण के लाभ से विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि होती है। दूसरा है विदेशी व्यापार में वृद्धि। दूसरा है विदेशी व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खुलापन आता है। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खुलापन आता है। व्यापारिक प्रतिबंध जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खुलापन आता है और व्यापारिक प्रतिबंध जो होते हैं वो हट जाते हैं या कम हो जाते हैं। अतः प्रत्येक देश अपने उत्पादों को अन्य देशों में जहां उसका उचित मूल्य प्राप्त हो, यानी प्रत्येक देश अपने उत्पादित वस्तु को जिस देश में अधिकतम लाभ प्राप्त हो वहां बेच सकता है। व्यापारिक प्रतिबंधों और सीमा शुल्क में कमी के कारण, व्यापारिक प्रतिबंधों और सीमा शुल्क में कमी के कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। व्यापारिक प्रतिबंधों और सीमा शुल्क की कमी के कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है, किंतु इसे संतुलित बनाए रखना राज्य सरकारों का दायित्व होता है। किंतु इसे संतुलित बनाए रखना राज्य सरकारों का दायित्व होता है। तीसरा है, पहला आपका था विदेशी पूंजी निवेश, दूसरा है विदेशी व्यापार में वृद्धि और तीसरा है प्रौद्योगिकी का विकास में उपयोग। तीसरा लाभ है प्रौद्योगिकी का विकास में उपयोग। वैश्वीकरण के माध्यम से विकसित देशों की प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण के माध्यम से विकसित देशों की प्रौद्योगिकी का लाभ विकासशील देशों को प्राप्त हो सकेगा। यानी तीसरा जो हमारा आधार है लाभ का वो है प्रौद्योगिकी का विकास में उपयोग। तो वैश्वीकरण के माध्यम से विकसित देशों की प्रौद्योगिकी का लाभ विकासशील देशों को प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि विकसित देश अपनी प्रौद्योगिकी का उपयोग वहाँ करना चाहेंगे जहाँ लागत कम हो। विकसित देश अपनी प्रौद्योगिकी का उपयोग वहाँ करना चाहेंगे जहाँ लागत कम हो। यदि विकासशील देशों को नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती है तो वहाँ की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, अन्यथा इस प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने की आर्थिक क्षमता इन देशों में नहीं होती। नंबर 4, इसमें लाभ में अगर देखा जाए या सकारात्मक पक्ष में देखा जाए, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के चलते विकसित देश एक और प्रौद्योगिकी निर्यात के साथ ही विकासशील देशों में भी स्थापित करते हैं। यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया के चलते विकसित देश एक और प्रौद्योगिकी निर्यात करते हैं, साथ ही विकासशील देशों में उद्योग भी स्थापित करते हैं, क्योंकि यहाँ का कच्चा माल उपलब्ध है। क्योंकि जहाँ उद्योग स्थापित कर रहे हैं, कारखाना स्थापित कर रहे हैं, वहाँ उस उद्योग से संबंधित कच्चा माल हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या उपलब्ध है। दूसरा, श्रम, चूँकि उद्योगों या कारखानों को संचालित करने के लिए
हमें अनेक प्रकार से श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो श्रमिक वर्ग भी उपलब्ध हो जाते हैं। ऊर्जा सस्ती मिल जाती है। जब हम उसी भूभाग में उद्योग स्थापित करते हैं तो वहाँ हमें ऊर्जा भी सस्ती दर पे प्राप्त हो जाती है। संचालन लागत कम आता है। उद्योग को चलाने का जो लागत है वो कम हो जाता है। बाजार है तो बाजार में उत्पादित वस्तु को हम बेच सकते हैं। निकटवर्ती क्षेत्रों में अगर बाजार की उपलब्धता है तो अपने उत्पादित वस्तु को उस बाजार में हम बेच सकते हैं, या बाजार के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में हम आपूर्ति को उपलब्ध करा सकते हैं। यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां का ध्यान वर्तमान में विकासशील देशों में उद्योग लगाने पर है। यानी यही कारण है कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनका फोकस विकासशील राष्ट्रों पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां लगाने या उद्योग लगाने पर जोर दे रहे हैं। इससे इन देशों के विकास को निश्चित ही गति मिलती है तथा नियोजन में भी वृद्धि होती है। विकास में गति मिलती है, साथ ही साथ नियोजन में भी वृद्धि होती है। नंबर 5, कृषि क्षेत्र का विकास एवं विस्तार। उन्नत तकनीक, उन्नत बीज, निर्यातोन्मुख कृषि का विकास, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से विकासशील देशों की कृषि का विकास में सहायता मिलती है तथा कृषि का विस्तार होने से उत्पादन में भी वृद्धि होती है। नंबर 6, ढांचागत विकास। विश्व व्यापारीकरण का नीति का प्रभाव अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में होगा, जिससे बुनियादी ढांचे में नवीनता आएगी। बिजली उत्पादन, कोयला उत्पादन, इस्पात, उर्वरक, कच्चा तेल, सीमेंट आदि की न केवल मांग बढ़े में वृद्धि होगी, अपितु आपसी सहयोग से नवीन संसाधनों की उपलब्धता भी होगी। यानी आपसी सामंजस्य से नवीन नए प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता भी होगी। जो देश स्वयं के स्तर पर ढांचागत विकास वही कर सकते वह अपनी सहयोग से संभव होगा। जो देश स्वयं के स्तर पर ढांचागत विकास नहीं कर सकते वह आपसी सहयोग से संभव होगा। यानी जब देश अपने संसाधनों का तकनीकी ज्ञान के अभाव में उपयोग नहीं कर सकता है तो आपसी सहयोग के माध्यम से संभव होगा। इसी साथ परिवहन एवं व्यापार में वृद्धि आवश्यक है। अगला है संचार सुविधाओं का विकास एवं सूचनाओं का आदान प्रदान। अगर वैश्वीकरण से देखा जाए तो संचार सुविधाओं का विकास होता है और सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है। वर्तमान में हो रही संचार क्रांति का लाभ, वर्तमान में हो रही संचार क्रांति का लाभ वैश्वीकरण से संभव है। उपग्रह संचार प्रणाली, इंटरनेट, अनेक प्रकार के फ़ोन, ई व्यापार, ई चिकित्सा, ई रिक्शा, कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग सभी देशों में तभी संभव है जब विकसित देश ये सुविधा प्रदान करें। यानी विकसित राष्ट्रों में चूँकि ये सुविधाएं ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं और विकासशील के राष्ट्रों के लिए जब वो ये सुविधाएं प्रदान करते हैं,
इनसे सूचनाओं का न केवल आदान प्रदान होता है बल्कि आपदा प्रबंधन तथा संसाधन नियोजन भी संभव हो सका है। वैश्वीकरण के जो लाभ थे या सकारात्मक पक्ष थे वो 7 प्रकार से बताए गए। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के सकारात्मक पक्ष या लाभ कह सकते हैं, वो नंबर 1 था विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि, विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि, विदेशी व्यापार में वृद्धि। नंबर 2 विदेशी व्यापार में वृद्धि। नंबर 3 प्रौद्योगिकी का विकास में उपयोग। नंबर 3 प्रौद्योगिकी का विकास में उपयोग। नंबर 4 औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। नंबर 5 कृषि क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार। नंबर 6 ढांचागत विकास। और नंबर 7 सुविधाओं, संचार सुविधाओं एवं विकास एवं सूचनाओं का आदान प्रदान। तो ये जो था, ये वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के हमारे सकारात्मक पक्ष या लाभ कह सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का अपना सकारात्मक पक्ष होता है तो नकारात्मक, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक है तो एक नकारात्मक है। या वैश्वीकरण के प्रति कह सकते हैं कि विश्व समुदाय को जो आशंकाएं मन के अंदर आती हैं वो क्या है कि वैश्वीकरण का फैलाव जो है असाधारण रूप से होने के पीछे उसमें सन्निहित लाभ है। अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण का जो फैलाव असाधारण रूप से होता जा रहा है उसके पीछे लाभ सन्निहित है, जिसके बारे में अभी बताया भी गया है। वैश्वीकरण के अनेक लाभों के उपरांत भी विश्व का एक बड़ा समुदाय, यानी इससे लाभ तो प्राप्त होता है लेकिन विश्व का एक बड़ा समुदाय इसके प्रति जो लाभ हैं उसके प्रति आशंकित हैं और इसे विकसित देशों का प्रभुत्व स्थापित करने की चाल बता रहे हैं। यानी जो विकासशील राष्ट्र हैं वो इससे लाभ तो देख रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण बढ़ रहा है तो उसके प्रति विकासशील राष्ट्र, जो एक राष्ट्रों का समूह है, वो इसके प्रति आशंकित है। लाभ जो है आशंकित है। वहीं वैश्वीकरण से अनेक प्रकार की हानियां या आशंकाएं मन में व्याप्त हो रही हैं। वो आशंकाएं क्या है कि नव उपनिवेशवाद का विस्तार। जो आशंका हम व्यक्त कर रहे हैं, जो हानि हमको दिख रही है, वो क्या है? नव उपनिवेशवाद का विस्तार। विश्व के अनेक राजनीतिक, विशेषकर तृतीय विश्व के ऐसा मानते हैं कि वैश्वीकरण के माध्यम से विकसित देश तृतीय विश्व को आर्थिक दृष्टि से उपनिवेश बनाना चाहते हैं। वे उनको आर्थिक एवं तकनीकी मदद के रूप में इतना ऋणी कर देंगे कि पूर्णतया उन पर निर्भर हो जाएंगे। यानी विकासशील राष्ट्रों को विकसित राष्ट्र इतना ऋण मुहैया करा देंगे कि पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों के ऊपर हावी हो जाएंगे और संपूर्ण नीति निर्धारण जो है उनके हाथों में चला जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले आर्थिक नियंत्रण स्थापित करती हैं, बाद में राजनीतिक। दूसरा है प्राकृतिक संपदा का शोषण। दूसरा क्या है? नंबर 2, प्राकृतिक संपदा का शोषण। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से मुक्त व्यापार तथा अन्य देशों की प्राकृतिक संपदा को प्राप्त करने में तृतीय विश्व के देशों की प्राकृतिक संपदा का शोषण होगा। यानी जब हमारे देश में वो कारखाना लगाने आएंगे या उद्योग को संचालित करने आएंगे
प्रचारित करने आएंगे तो हमारे यहाँ जो संसाधन होंगे, जो प्राकृतिक संपदा होगी, उसका वो शोषण करेंगे। तीसरा है निजीकरण एवं उदारीकरण से आर्थिक असमानताओं में वृद्धि। निजीकरण से एवं उदारीकरण से आर्थिक असमानताओं में वृद्धि। वैश्वीकरण के साथ उदारीकरण एवं निजीकरण होता है। देखा जाए तो वैश्वीकरण के साथ उदारीकरण एवं निजीकरण होता है। इसके कारण पूंजी समर्थ एवं सक्षम लोगों में केंद्रित हो जाती है। उदारीकरण होता है तो जो पूंजी होती है वो समर्थ लोगों में, सक्षम लोगों में केंद्रित हो जाती है तथा पूंजी का एक बड़ा भाग विदेशों में चला जाता है। अगर देखा जाए तो पूंजी का एक बड़ा भाग विदेशों में चला जाता है। इससे आर्थिक असमानता में वृद्धि हो जाती है। जब हमारे देश की पूंजी दूसरे विकसित राष्ट्र में चली जाएगी तो इसमें आर्थिक असमानता विकसित हो जाएगी। अधिक जनसंख्या का जीवन स्तर नहीं उठेगा, अधिक जनसंख्या का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठेगा तथा सामाजिक विषमताओं में वृद्धि होगी। नंबर 4 आशंकाएं जो हैं, नंबर 4 देखा जाए लघु और कुटीर उद्योगों को हानि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विदेशी माल की अधिक एवं सहज आपूर्ति। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विदेशी माल की अधिक और सहज आपूर्ति का सीधा प्रभाव स्थानीय एवं छोटे उद्योगों पर विपरीत होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में वो ठहर नहीं पाते और अंत में वो धीरे धीरे लघु एवं कुटीर उद्योग समाप्त हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा जब होती है विदेशी सामानों से तो वो ठहर नहीं पाते हैं। नंबर 5 बाजारों पर विदेशियों का नियंत्रण। जो आशंका है, जो हानि कह सकते हैं, वो है बाजारों पर विदेशियों का नियंत्रण। खुली बाजार व्यवस्था के कारण विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि होती है। खुली बाजार व्यवस्था के कारण विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि होती है। साथ ही बाजारों पर नियंत्रण होने लगा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बाजारों पर नियंत्रण होने लगा है। वैश्वीकरण से शेयर बाजार विदेशियों के इशारे पर चलने लगता है। इसके कारण आर्थिक नीतियों का निर्धारण विदेशों से होने लगता है। शेयर बाजार विदेशों से प्रभावित हो जाता है, नीतियां विदेशों से चलने लगती हैं। विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन अधिकांश तृतीय विश्व के देशों को अनेक आर्थिक नीतियों को नियंत्रण करता है। नंबर 6 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व में वृद्धि। जो आशंका है हमारी वो नंबर 6 है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व में वृद्धि। वैश्वीकरण के साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व में न केवल आर्थिक अपितु सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी होने लगा है। तृतीय विश्व में सामाजिक राजनीतिक गतिरोध की स्थिति में वृद्धि होगी, क्योंकि उनका बाजारों पर कब्जा हो जाता है। संचार माध्यमों को नियंत्रित करते हैं वो।
बाजारों पर कब्जा हो जाएगा, संचार माध्यमों को नियंत्रित करने लगेंगे, श्रम को उचित मूल्य प्राप्त नहीं होगा, उपभोक्तावादियों को प्रोत्साहन मिलेगा, स्थानीय विकास में रुचि न होकर पूंजी को बाहर ले जाया जाता है, आर्थिक नीतियों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव आदि की समस्याएं आती हैं। अगली आशंका है पर्यावरणीय समस्याएं। वैश्वीकरण का प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। वैश्वीकरण का प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है, क्योंकि विदेशियों का उद्देश्य अत्यधिक लाभ कमाना होता है। क्योंकि जो विदेशी होते हैं वो उनका उद्देश्य जो होता है वो अधिकतम लाभ को कमाना होता है, अतः वह पर्यावरण के मापदंडों की अनदेखी करेंगे। अतः वो पर्यावरण के जो मापदंड होंगे उसकी अनदेखी कर देते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन करेंगे। वायु एवं भूमि प्रदूषण पर जिसका सीधा असर पड़ जाएगा, तथा बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ऊर्जा उत्पादक संयंत्रों का क्षेत्रीय पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव होता है। वनोन्मूलन, मृदा कटाव, जल स्तर में कमी आना, वन्य प्रजातियों का विलुप्त होना आदि समस्याओं में वैश्वीकरण के माध्यम से वृद्धि होने लगती है। नंबर 8 है सांस्कृतिक विरासत को खतरा। नंबर 8वां है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के पर जो आशंकाएं हैं। नंबर 8 है हमारी सांस्कृतिक विरासत को खतरा है। वैश्वीकरण से विश्व के विभिन्न देशों में न केवल व्यापार एवं वस्तुओं का प्रवाह होता है, बल्कि अपनी भाषा, अपना धर्म, अपनी संस्कृति को भी एक दूसरे के यहाँ स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसमें टेलीविज़न एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम की अहम भूमिका होती है। इसमें टेलीविज़न और पत्र पत्रिकाओं की अहम भूमिका होती है। आज पश्चिमी संस्कृति को अपनाने की जो होड़ लगी हुई है, उसमें तृतीय विश्व के देशों की कला और संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण से जहां पूंजी निवेश में वृद्धि होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है तथा विकास होता है, वहीं अनेक समस्याओं का जन्म भी होता है। उनके प्रति सचेत रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। यानी वैश्वीकरण से जहां पूंजी निवेश में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होना, वहीं अनेक समस्याओं का जन्म भी होता है। उनके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण हो, किंतु उसे प्रत्येक देश अनियमित तथा असीमित नहीं होने दें। वैश्वीकरण तो हो, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र उसे अनियमित व असीमित नहीं होने दें, तभी उसका लाभ उठाया जा सकता है। अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि अधिक हो सकती है। अन्यथा देखा जाए तो लाभ के स्थान पर हानि अधिक हो सकती है। यानी वैश्वीकरण के सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष हैं। उनके आधार पर हम वैश्वीकरण के माध्यम से विश्व समुदाय में तो जुड़ेंगे, लेकिन उसका कुप्रभाव भी हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि अनेक प्रकार की जो कंपनियां हैं वो उन कंपनियों का केवल उद्देश्य होता है अधिकतम आय की प्राप्त करना, अधिकतम लाभ की प्राप्ति करना, और अधिकतम लाभ के प्राप्ति के लिए वो अधिकतम संसाधनों का दोहन कर सकते हैं।
पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इन चीज़ों के प्रति हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के लिए भविष्य में क्या चुनौतियां हैं? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण में भविष्य में क्या चुनौतियां हैं? उन चुनौतियों को भी देखा जाए तो आर्थिक असमानता को कम करना, यानी वैश्वीकरण में भविष्य में जो चुनौतियां आने वाली हैं या चुनौतियां आ रही हैं, वो चुनौतियां क्या हैं कि आर्थिक असमानता को कैसे कम किया जाए। सांस्कृतिक नंबर 1 है आर्थिक असमानता को कम करना। नंबर 2 है सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना। नंबर 2 सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना। नंबर 3 पर्यावरण संरक्षण करना। नंबर 4 राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाना। नंबर 5 विश्व स्तर पर सहयोग को मजबूत करना। ये 5 प्रकार के भूमंडलीकरण के लिए भविष्य में जो चुनौतियां आ रही हैं वो चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां एक बार संक्षेप में बोल रहे हैं हम। आर्थिक असमानता को कम करना, यानी भूमंडलीकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आर्थिक असमानता को कैसे कम किया जाए। दूसरा सांस्कृतिक विविधता है, उसको कैसे संरक्षित किया जाए। सांस्कृतिक विविधता को कैसे संरक्षित किया जाए। तीसरा है पर्यावरण को संरक्षण कैसे किया जाए। पर्यावरण को संरक्षण कैसे किया जाए। नंबर 4 राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाया जाए कैसे। नंबर 5 विश्व स्तर पर सहयोग को और मजबूत करना है। संसार के देशों को भूमंडलीकरण के माध्यम से जोड़ना है उनको। ये हमारे लिए भूमंडलीकरण के लिए भविष्य में या वर्तमान समय जो चुनौतियां हैं ये प्रमुख हैं। इनके माध्यम से भूमंडलीकरण के सामने अनेक भविष्य के लिए चुनौतियां बनी रहती हैं, जिसका निवारण करना भूमंडलीकरण के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन विषय पर चर्चा हुई है, आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंच रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।